होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर वहां पे आए। अब इन्वेस्टर भी तभी जाता है अगर वो करेंसी स्टेबल हो, वरना पाकिस्तान में पता है 22-24 या जितने भी ये थोड़े से प्रोग्रेसिव अभी सिचुएशन के अंदर है ना, कंट्रीज थोड़े से बैकवर्ड हैं, वहां पे इंटरेस्ट रेट हमेशा हाई देखने को मिलेंगे आपको। ये भी हम फंडामेंटल एनालिसिस वाले इस लेक्चर के अंदर चीजें डिटेल से कवर करेंगे कि इंटरेस्ट रेट और फेडरल रिजर्व के जो डिसीजंस होते हैं वो कैसे मैटर कर रहे होते हैं, डिपेंडेंट होती हैं चीजें उनके ऊपर कैसे। तो बात की बात है, अभी देखें इतना सा सिर्फ समझ लें कि इंटरेस्ट रेट बढ़े तो लोगों ने क्या किया, यूएस डॉलर को खरीदा, यानी अपना पैसा जो पड़ा हुआ था दूसरी करेंसीज के अंदर या किसी एसेट में पड़ा हुआ था, कोई प्रॉपर्टी में पड़ा हुआ था, निकाल के उसका क्या किया, डॉलर खरीदा, बैंक में रख दिया। अब क्या होगा कि जापान में जो येन चल रहा है उसके इंटरेस्ट रेट तो मान लो कि अगर 5% है तो 5 ही थे, यूएस ने क्या किया, मान लो कि 5 से पकड़ के कर दिए इंक्रीज, 7% कर दिए। तो अब इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डॉलर अगर पहले 100 जेपीवाई देकर $1 आ जाता था, अब आपको 120 हो सकता है देने पड़े $1 परचेज करने के लिए। तो इस तरह इंटरेस्ट रेट बढ़ने से यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ी और एक अप ट्रेंड बना जिसमें उसकी ऑलरेडी पहले 110 देने पड़ते थे, 110 जेपीवाई देके $1 जो है वो आ जाता था, अब कितने देने पड़ेंगे, 120 उसी $1 को परचेज करने के लिए। ओके गुड, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वेरी गुड, नाइस। मुझे नजर आ रहा होता है कौन कौन बंदा एक्टिवली सुन रहा है, कौन कौन सो रहा है, तो अपना जरा फोकस रखें पूरा इधर क्लास की तरफ, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि ये चीज़ें बार बार डिस्कस करने वाली नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे आगे डाउन ट्रेंड का भी बताया गया। देखिए डाउन ट्रेंड तब बना जब यूएस में इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज आई, यानी वहाँ पे मान लो कि एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाती है, यानी लोगों की बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट यही होता है ना, बेरोजगारी बढ़ जाती है। बेरोजगारी बढ़ने के बहुत सारे आगे फिर नुकसान होते हैं, वो ये इंडिकेट कर रही होती है कि वहाँ पे कारोबार बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं लग रही, क्योंकि भाई इसीलिए तो लोग अनएम्प्लॉयड है ना, तो कारोबार नहीं है, लोग इन्वेस्टर नहीं आ रहा, तो फिर क्या होता है कि रेट्स कट करने पड़ते हैं। रेट्स क्यों कट करने पड़ते हैं, ताकि मतलब इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ता है। अगर 7% है तो इसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इन्होंने पहले 5 से 7 किया था, लोगों ने जो छोटे मोटे कारोबार वाले थे उन्होंने भी अपना पैसा कारोबार बंद करके बैंक में डाल दिया कि यार यहाँ पे करना भी कुछ नहीं, फिर भी अच्छा रेट मिल रहा है, प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है। रेट कट करेंगे यानी 7 से वापस 4% कर देंगे, तो क्या होगा, लोग अपना पैसा बैंकों से निकालेंगे, कारोबार करेंगे कि यार देखो यहाँ पे कारोबार करेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर कारोबार करेंगे तो फिर इनको अच्छा प्रॉफिट होगा और लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी। तो इससे एक तो ये कि अगर ये इंटरेस्ट रेट कट करते हैं, जिन लोगों ने अपना बैंक में पैसा रखा हुआ वो निकाल के कोई भी बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस से वो कोई चीज बनाएंगे। लेट से कोई फुटबॉल बनाना शुरू कर देता है, कोई अपनी फैक्ट्री लगा लेता है फुटबॉल बनाने की, ठीक है। अब इधर इसने वर्कर्स भी रखने हैं, उनको सैलरीज भी देनी है, उनकी सैलरीज मिलेंगी, वर्कर भी खुशहाल होंगे, और वो जो फुटबॉल बना रहे हैं हो सकता है वो एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी अदर कंट्री में, वहां से उनको क्या आ रहा है, फॉरेन रेवेन्यू आ रहा है, जो कि बड़ा ही किसी भी करेंसी की हेल्थ के लिए जो बाहर से फॉरेन रेवेन्यू आता है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है उसकी गुड हेल्थ के लिए, इकोनॉमी की। तो इंटरेस्ट रेट कम करने का मकसद बेसिकली ये होता है कि इन्वेस्टर ने जो पैसा बैंकों में डाला हुआ है उसको निकाल के वो कारोबार करें। और फिर हर मुल्क में ये नहीं होता कि इंटरेस्ट रेट कम करने से ये लोग कारोबार कर देते हैं, लोग देखते हैं वहां पर भी कि गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज दे रही है, उनसे टैक्स में डबल वसूल कर लेगी। अगर वहां पे गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी कर रही हो उनको, फिर वो वहां पे कारोबार करते हैं और फिर सारी इकोनॉमी बेहतर होती है। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट तो कट कर दिए लेकिन कोई कारोबार करने वाले तबके कोई फैसिलिटीज नहीं दी तो वहां पे फिर कुछ नहीं होता। वो ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाते, बस आगे पढ़ते हैं। रेट कट से क्या होता है कि इन्वेस्टर जो है ना सेफ हेवन की तरफ जाते हैं। फिर लाइक यन, यहाँ पे यन की एग्जांपल दी गई है, बाय द वे ही कैन दे कैन गो इन एनी एसेट, वो किसी भी और एसेट में जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि यूएसडी के इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो उन्होंने अपना पैसा एटलीस्ट बैंकों से यूएस डॉलर के निकाल लिया, अमेरिका के बैंकों से निकाल लिया, वो किसी और हो सकता है वो जापान में इन्वेस्ट कर दें अब, क्योंकि इसकी तो ऑलरेडी 5% थी ना, तो यूएस ने तो 5 से 7 पे की थी इसलिए वो 7 इधर लेके गए थे, अब इन्होंने 4 कर दिया तो वो यहाँ से निकालेंगे और वापस इसमें लेंगे, क्योंकि इधर तो 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इससे जापानीज येन की डिमांड बढ़ेगी और यूएस की कम होगी क्योंकि वो एक्सचेंज कर दिया। तो
इससे क्या होगा, अच्छा ये ना इमोजीज जो लोग भेज रहे हैं ये बंद कर दें। जस्ट जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं यस नो का आपने तब आंसर करना है। इससे कुछ लोग ना फोन पे क्लास ले रहे होते हैं तो उनको इमोजी नजर आ रही होती हैं, तो ये काम ठीक नहीं है फिर उनके लिए। अच्छा जी, डाउन ट्रेंड भी हो गया हमारा। अब ये इसकी जो मैंने आपको उधर बाय द वे दिखाया तो था, लेकिन इधर मैं आपको बता देता हूँ। देखें वो लो है, फिर हमारे पास एक हायर लो है, फिर हायर हाई, इसी तरह से जैसे हमने देखा हायर लो, और ये अप ट्रेंड है इतना, यहाँ से इतना अप ट्रेंड है। साइडवेज मार्केट है, हमने आप लाइव चार्ट पे देखा है ऑलरेडी, ये एक अदद सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान बाउंड है। दिस विल बी रेफर्ड एज वी कैन से के, मैं थोड़ा जूम कर दूँ अगर आपके लिए इसको, तो विल इट बी, मैं देखता हूँ, ये देखें अभी ज़रा क्लियर होगा मज़ीद। यहाँ से यहाँ तक का जो है ये डाउन ट्रेंड है, दरमियान में ये साइडवेज है, और ये इधर वाली साइड पे अप ट्रेंड है क्योंकि डायरेक्शन प्राइसेस की अप है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन टूल्स, बिल्कुल सिंपल जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन टूल्स आपको इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो रूल मैंने आपको बता दिया वो ज़्यादा स्पेसिफिक है। बाय द वे इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक दफ़ा। ट्रेंड लाइंस, ट्रेंड लाइन यानी आपको देखने को मिलता है कि इस तरह प्राइसेस जा रही हैं। आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पे, ऐसे आपको पता चलता है अगर आपको नीचे से उठा कर ट्रेंड लाइन ऊपर को ले जाना पड़ रही है तो सिंपल ये एक अप ट्रेंड कहलाएगा, फिर अप ट्रेंड ही होगा ना। वैसे तो आम नेक्ड आई से देख के पता चल जाता है, इस तरह की ट्रेंड लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं आपको लाइव चार्ट पर पहले जाके ये लगा के दिखा देता हूँ कि आप कहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह लगा के देख सकते हैं कि ट्रेंड क्या है, बुलिश है बेरिश है। जैसे आप यहाँ पे अभी ये इतना बड़ा चार्ट हमारे सामने है, इधर कहीं पे आप ट्रेंड लाइन पकड़ें, लाइक मैं ये यही ले आता हूँ कि ट्रेंड लाइन लगाएंगे, इस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे आप लगाएंगे ये प्राइस ये ऐसे ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड है। यहाँ पे लगाएंगे कि यार डाउन ट्रेंड है। इस तरह से ट्रेंड लाइंस की मदद से, वैसे ट्रेंड लाइन वगैरह को हमने यूज़ को नहीं करना है, एक नॉर्मल सा है आम सा टूल है इसलिए बता रहा हूँ। और ये यहाँ से निकलता है, इधर आप आएंगे ना लेफ्ट साइड पे, इस साइड पे कॉर्नर में जो वर्टिकल एक बार सी बनी हुई है, तो इधर ये आपको मिलेगा। इस पे ये सेकंड नंबर है ना, जो ये वाला जो यहाँ पे है ये वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ऐसे, ये ट्रेंड लाइन टूल आ जाएगा। बाकी इसके साथ साइड बार पे क्लिक करेंगे तो ये फेवरेट कर लेंगे तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, इधर ये ऐड हुआ है मेरे पास, तो इसको आप इधर से पकड़ के ट्रेंड लाइन ऐसे लगा सकते हैं, कहीं पर भी ऐसे रखेंगे। लाइक मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, ट्रेंड लाइन यहाँ से इस तरह ऐसे, ये ट्रेंड लाइन लगी आपकी, तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं चार्ट के ऊपर। ओके, और वापस चलते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन टूल्स में। मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज भी एक लैगिंग इंडिकेटर है। वी आर नॉट सपोज टू यूज़ दिस, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको यूज़ करें। और इंडिकेटर्स में दूसरा मैकडी, RSI, ADX। अच्छा, आपको एक चीज़ बता दूं कि हम चूँकि वाइकऑफ यूज़ करेंगे तो हमें किसी भी दूसरे इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमने लगाना है सवाए वॉल्यूम इंडिकेटर के। और आपको मैं RSI जो है थोड़ा डिफरेंट यूज़ करना सिखाऊंगा, और लोगों ने आपको ओवरबॉट ओवरसोल्ड का बताया होगा, लेकिन आई विल टेल यू RSI की डाइवर्जेंस वगैरह आप किस तरह से देख सकते हैं। और ये बाकी ADX को भी हम यूज़ नहीं करेंगे, मैकडी को भी यूज़ नहीं करेंगे, ना ही मूविंग एवरेज को यूज़ करेंगे, बिकॉज हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्कैल्पर हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा, या वैसे भी जो ट्रेडर्स होते हैं उनका जो गोल होता है मार्केट से वो इंट्राडे और उसके साथ साथ स्कैल्पिंग करना होता है, यानी क्विक मूव पकड़ना मार्केट के अंदर। उसके लिए वॉल्यूम सबसे बेस्ट है, आपको इन लैगिंग इंडिकेटर्स पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहा है, जो ये चाहेगा कि मैं अपने ट्रेड को 1 वीक 2 वीक होल्ड करूं, तो आप फिर ये मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। ये एक जनरल डायरेक्शन लैग करता हुआ बता देती है। क्विक एंट्री क्विक एग्जिट जो है आपको वो बताता है वॉल्यूम, कहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर हुई आपको वॉल्यूम बताएगा, फौरन आप भी उसके साथ एंटर होंगे। पता चले 10 मिनट बाद आपने अपना प्रॉफिट लेकर 100 पे आप एग्जिट भी कर चुके हैं, आपको अब उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी बाद में देखने की मार्केट को, तो वो उससे हम बड़ा इजीली कर पाएंगे। RSI कब बताऊंगा ये आपको मैं इन द वेरी नेक्स्ट क्लासेस, जब थोड़ा सा हमारा ये स्ट्रक्चर वगैरह क्लियर हो जाएगा फिर आपको ये बताऊंगा RSI। ठीक है, अभी इसकी डाइवर्जेंस आपको देखना नहीं आएगी, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए अभी मैं इसको आपको नहीं दिखा रहा। RSI वैसे होता क्या है कुछ को ये भी नहीं पता होगा।